नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज महात्मा गांधी की जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि स्वयं महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, उसकी अपन समरी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और यकीन मानिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। और तो कहीं मत जाइएगा, उसमें ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए सीधा अपन महात्मा गांधी के जन्म से शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में होता है। ठीक है। और गुजरात के पोरबंदर में उनका एक मतलब वैष्णव संप्रदाय के हिंदू परिवार में उनका जन्म होता है। और इनके जो पुरखे थे वो पंसारी का कार्य किया करते थे, व्यापारी थे, या मर्चेंट फैमिली अपन बोल सकते हैं। ठीक है। और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद इनके फादर थे। इनके पिताजी की 4 शादियां हुई हैं, और इनकी सबसे जो आखिरी शादी थी, या जो आखिरी पत्नी थी, वो थी पुतली बाई। तो पुतली बाई के सबसे आखिरी बेटे थे महात्मा गांधी, यानी सबसे छोटे बेटे थे महात्मा गांधी। तो पुतली बाई ने एक पुत्री और 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे छोटे कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी का इस प्रकार से जन्म हो जाता है। उनका जो बचपन का अधिकांश हिस्सा है वो पोरबंदर में ही बीतता है। पोरबंदर में वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी माँ काफ़ी धार्मिक स्त्री थी। और उपवास व्रत ये रखना उनके लिए 2-3 दिन का उपवास रखना बताते हैं उनके लिए आम बात थी। और उनको स्मरण नहीं है कि कभी पूजा पाठ किए बिना उन्होंने कभी खाना भी खाया हो, ऐसा वो लिखते हैं। और एक बार का प्रसंग वो बताते हैं कि चौमासे का व्रत था। और चौमासा यानी कि जो बारिश के जो दिन होते हैं उसको चौमासा मध्य प्रदेश में भी बोला जाता है। तो चौमासे के दिनों में उन्होंने व्रत रखा था उनकी माताजी ने। तो वो उसमें क्या था कि सूर्य के दर्शन करना जो है, सूर्य नारायण के जब दर्शन हो जाते हैं तब वो व्रत तोड़ती थी। तो उनके ये सभी भाई बहन, गांधी जी और सभी भाई बहन छत पे ऊपर थे। और ये जो है सूर्य को देखते हैं कि अगर इनके दर्शन होते हैं तो माँ को आवाज़ लगाएंगे और माँ आएगी तो वो आज भोजन कर पाएगी। तो क्या होता है दोस्तों कि सूर्य के दर्शन इनको होते हैं तो ये आवाज़ लगाते हैं कि माँ माँ सूर्य निकला है। तो इनकी माँ दौड़ करके आती हैं और जो है आनंद आनंद में ऐसे आकर के सूर्य देव के दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही वो आती है तो वो देखती हैं कि सूर्य जो है बादलों के पीछे छुप गए हैं। और फिर उनकी माँ ये कहते हुए नीचे उतर जाती है कि चलो कोई बात नहीं, आज भोजन भाग्य में नहीं है, ये कहते हुए और अपने काम में फिर से लग जाती हैं। तो 2-3 दिन का उपवास उनके लिए आम बात था। और आप कह सकते हैं कि आगे जाकर के जो सत्याग्रह और ये हंगर स्ट्राइक उन्होंने की थी, तो कहीं ना कहीं वो माता जी से प्रभावित होकर के, या घर में उन्होंने ऐसा देखा तब जाकर के ये ऐसा काम भी उन्होंने कर पाया। और फिर वो अपने पिताजी के बारे में लिखते हैं कि उनके पिताजी दीवान थे। पोरबंदर में दीवानगिरी का कार्य किया करते थे, लेकिन राजकोट आ गए। राजकोट में मतलब पोरबंदर से दीवानगिरी का कार्य छोड़ करके राजकोट आते हैं। वो राजकोट में राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बन करके आते हैं। उन्हीं के साथ गांधी जी आ जाते हैं। उन्हीं के साथ गांधी जी आते हैं तो उनका वही स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। और ये लिखते हैं कि स्कूल में या ये बहुत ही शर्मीले टाइप के थे, बहुत ज़्यादा शर्मीले, और किसी से रिजर्व नेचर के थे। ये रिजर्व काइंड ऑफ इनका नेचर था। तो और ये लिखते हैं कि मैं स्कूल से जैसे ही छुट्टी होती थी, घंटी बजती थी, तो घर की तरफ भागता था। भागना शब्द इन्होंने जानबूझकर लिखा है, क्योंकि इनको जो दोस्तों के साथ पैदल पैदल जब अपन स्कूल से घर तक आते हैं तो वो गपशप करना इनको अच्छा नहीं लगता था, इनको शर्माते थे और ये भाग कर के घर आते थे। तो ये उसमें लिखते हैं। और उसके बाद ये इनका जो क्लास में मन इनका लगता नहीं है पढ़ने में। ये बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहते हैं। और कक्षा जो किताबें होती हैं जिस क्लास में पढ़ रहे होते हैं उनको पढ़ने में उनका मन लगता नहीं है। तो पिताजी की एक पुस्तक होती है श्रवण पितृभक्ति। अब श्रवण पितृभक्ति उस किताब को वो पढ़ते हैं। श्रवण कुमार कौन है ये आप लोगों को मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ उसका दे देता हूँ, बाकी बाद में आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, जाकर के गूगल कर सकते हैं। तो श्रवण कुमार क्या है कि दोस्तों वो उनके माता पिता अंधे होते हैं। वो अपने माता पिता को कावड़ जो अपन बनाते हैं, कावड़ उन पर एक तरफ अपनी माता को बिठाते हैं, दूसरी तरफ पिताजी को, इस प्रकार से तीर्थ कराने के लिए ले जाते हैं। तो वो माता पिता की सेवा का भाव उनमें बहुत ज़्यादा आने लगा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, कि हर किसी को माता पिता की इतनी सेवा करनी चाहिए। और उन्हीं दिनों फिर वो बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की नाटक मंडली एक आई हुई थी, जो राजा हरिश्चंद्र पर नाटक चल रहा था। तो पिताजी से आगे लेकर के वो नाटक देखने के लिए चले जाते हैं।
अब वो नाटक से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं, हरिश्चंद्र नामक कैरेक्टर से इतने प्रभावित होते हैं, और वो उनको सपने आते हैं हरिश्चंद्र के। वो कहते हैं कि हर कोई हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी क्यों नहीं होता है कि, और वो सत्य की यहाँ पे एक परिभाषा बताते हैं। वो बोलते हैं कि सही मायने में जो हरिश्चंद्र के साथ जो विपत्तियाँ आई, उन विपत्तियों के साथ सत्य पे अड़े रहना ही सत्य है, और हर किसी को हरिश्चंद्र के जैसा होना चाहिए। और सत्य के प्रति आप कह सकते हैं कि उनके मन में जो पहला बीज है वो इस नाटक के द्वारा बो दिया गया था, और वो सत्य उनको थोड़ा वहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा लगने लगा, सत्य बोलना, सत्य पे थोड़ा विश्वास करने लगे। इस नाटक से उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर अब वो बाल विवाह के बारे में लिखते हैं। उनका बाल विवाह हो जाता है 13 साल की एज में, जब किसी की शादी होती है तो बाल विवाह ही है। और वो वैसे तो ये बोलते हैं कि मुझे अगर ये प्रकरण लिखना ही ना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सत्य का पुजारी होने के नाते, या सत्य का पुजारी होने का जब मैं दावा करता हूँ, तो उसका पुजारी होने के नाते मुझे ऐसे कई कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, और कई ऐसी बातें मुझे इसमें लिखनी पड़ेंगी जो मैं नहीं लिखना चाहता। तो वो बोलते हैं कि 13 साल की एज में मेरा विवाह हो जाता है, और आज मैं 13 साल के बच्चों को अपने सामने खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे अपनी हालत पर तरस आती है। और ये 13 साल के बच्चे जो मेरे सामने खेलते हैं, उनको मन ही मन बधाई देने का मन मेरा करता है। तो उनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा से, और कस्तूरबा बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो वो अनपढ़ थी, इलिटरेट थी, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थी, धर्म का उनको ज्ञान था, बहुत ही बोल्ड लेडी थी वो, और डरती नहीं थी किसी भी चीज़ से। वहीं पर महात्मा गांधी क्या है, थोड़ा डरपोक टाइप के थे, उनको अंधेरे से डर लगता था, और शरीर से बहुत ही दुबले पतले थे। तो और महात्मा गांधी ना इनसे बहुत अट्रैक्ट होते थे, गांधी जी कस्तूरबा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, और ऐसा वो लिखते हैं। फिर इसके बाद वो स्कूल के बारे में थोड़ा बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड होता है जिससे वो मीट खाना सीख जाते हैं। अब वैष्णव परिवार में है, बोलते हैं कि मीट खाना, इसको पाठक कोई आसान बात ना समझिए, क्योंकि इतना धार्मिक परिवार में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कितना धार्मिक माहौल इनके घर में हमेशा से रहता था। उस माहौल में मीट की बात करना तक बहुत बड़ी बात थी, और एक जो है मीट खाने लग गए थे। कैसे खाने लग गए थे वो मैं आपको बता दूं। इनका जो फ्रेंड था वो काफ़ी हट्टा कट्टा था, वो ये शरीर से काफ़ी दुबले पतले थे। तो उनका जो फ्रेंड था वो इनको बार बार यही एक ही दलील देता था कि मीट खाने से ना ताकत आती है, और मैं कितना दौड़ लेता हूँ, आप तुम मुझे ही देखो, मेरा जो है मेरी बॉडी देखिए, मैं कितना दौड़ता हूँ और कितनी मुझ में ताकत है, तुम थोड़ा चलते हो तो तुम्हारी हालत क्या हो जाती है। ये ऐसी उनको दलील दी गई, और ये एक दिन में नहीं दी गई, ये बार बार उनको कई दिन तक देती रही। तो इनके मन में भी मीट खाने के लिए इनका इच्छा होने लगी, और ये मीट खाने लगे। तो एक दिन डिसाइड होता है मीट खाने का। ये नदी किनारे एक सुनसान वहाँ पे जाते हैं मीट का, और चपाती लेकर के, मीट लेकर के उस फ्रेंड के साथ, और उनको वो कुछ खास पसंद नहीं आता है। तो वहाँ पहला दिन होता है तो पसंद नहीं आता है, वहाँ से भाग करके आते हैं, और जो है रात को भी ये बोलते हैं कि रात को मुझे पूरी रात में मेरे अंदर से एक आवाज़ आती रही, ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई जानवर मेरे अंदर से चीख रहा हो। और लेकिन मन ही मन ये सोचते हैं कि नहीं, कुछ भी हो लेकिन मुझे मीट खाना है, क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है। क्योंकि इनके मन में भर दिया गया था कि आप अंग्रेज़ों को देखिए, अंग्रेज़ मीट खाते हैं तभी तो इतना ताकतवर हैं, इतने हट्टे कट्टे हैं, ये है। तो इस प्रकार से इनके मन में वो चीज़ डाल दी गई थी। और तो इस तरीके से इन्होंने एक साल में करीब 4 या 5 बार ये मीट खाया होगा, उनको अच्छा भी लगने लग गया। फिर ये बोलते हैं कि लेकिन ये माता पिता को धोखा देने की बात से ये फिर से डर जाते हैं कि मैं माता पिता को धोखा दे रहा हूँ, इस तरीके से कि उनको अंधेरे में रख रहा हूँ, उनसे झूठ बोल रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि मैं मीट जो है जब माता पिता के स्वर्गवास के बाद ही खाऊंगा, ये ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। उनके जब तक वो हैं उनके साथ, जब तक हूँ मैं तब तक मीट का त्याग करता हूँ, और माता पिता के जब स्वर्गवास हो जाएगा तब खाऊंगा, और लोगों को भी प्रेरित करूँगा खाने के लिए, ऐसा वो बोलते हैं। तो फिर अपनी ये प्रतिज्ञा दोस्तों को जा कर के बताते हैं। तो दोस्तों से जैसे जैसे चलो मान ही जाते हैं कि मैं आपसे ये नहीं करूँगा, तो बताते हैं तब से मैंने वो मीट छोड़ा है, ज़िंदगी भर कभी उसको हाथ नहीं लगाया, चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। अब इसके बाद वो यहाँ तक नहीं रुकता है। उनका जो फ्रेंड है, वैसे तो वो जो फ्रेंड है उसको सुधारने के लिए, उसके साथ
वैसे वो बताते हैं कि मैं उसको सुधारने के लिए उसके साथ रहता था। कहते हैं ना कि अगर तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, इसीलिए उस फ्रेंड को सुधारना है या उसके उसमें जो अवगुण है उनको दूर करने के लिए वो उनके साथ रहते थे। लेकिन वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर था कि वो खुद से उससे इन्फ्लुएंस हो गए और ये मीट खाने लगे। तो अब वैश्यालय की बात को बताते हैं कि यहाँ तक वो नहीं रुके, वैश्यालय तक यानी कि वैश्यावृत्ति जो है वैश्यालय तक चले गए। और चूँकि विवाहित थे तो बताते हैं कि विवाहित होने की वजह से अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइप से। तो वहाँ से वो भाग 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 आते हैं और जो है वैश्यालय से बच करके भाग करके आते हैं। और फिर एक और प्रसंग वो लिखते हैं कि जो है उनको बीड़ी पीने का शौक़ उठता है। तो बीड़ी पीने के लिए पैसे होते नहीं थे तो ये क्या करते थे कि चोरी और जो है नौकर की जेब से पैसे चुरा करके बीड़ी लेकर के आते थे और चोरी करते थे। चोरी कर करके ये जो है क्या करते थे कि ये बीड़ी लेकर के आते थे और बीड़ी पीते थे। तो ये इनका चलता रहा। फिर इनको किसी ने बताया कि एक विशेष प्रकार का कोई पौधा होता है, उसकी लकड़ी को जलाकर पीने से न बीड़ी के जैसा वो आता है। तो वो पौधा आके वो बीड़ी पीने लगे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होती थी। तो ये इनके मन में ना एकदम से इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया था कि यार इतनी भी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि मैं अपने जो है खुद से अपनी स्वतंत्रता से जो काम मुझे पसंद है वो कर सकूँ। यानी कि बीड़ी पीना या जो भी है, मैं हर चीज़ घर से छुपाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं रहते हुए ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इसको लेकर के कि सुसाइड करने चल देते हैं। ये और इनका दोस्त दोनों सुसाइड करने चल देते हैं। तो सुसाइड करने के लिए जहर चाहिए होता है, जहर होता नहीं है। तो क्या करते हैं, धतूरा लेते हैं और ये दोनों मंदिर पे जाते हैं, मंदिर पे दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद थोड़ा जंगल की तरफ जा कर के ये सुसाइड करने के लिए, अब वो धतूरा खाने की इनकी हिम्मत होती नहीं है सुसाइड करने की। तो जैसे तैसे बहुत हिम्मत करने के बावजूद भी ये नहीं कर पाते हैं। तो लौट करके फिर से मंदिर में दर्शन करके और 2-3-4 धतूरे के बीज खाते हैं बस, और लौट करके घर आ जाते हैं। तब से ये बोलते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे सुसाइड की या आत्महत्या की जब भी धमकी कोई देता है तो उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, क्योंकि आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता है। ये खुद से इन्होंने ऐसा अनुभव किया है और इसका अनुभव कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तब से ये मतलब इन्होंने आगे से ये चोरी और इस प्रकार के काम करने का प्रायश्चित किया, मतलब निर्णय लिया कि मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, और वो अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हैं यहीं पे। तो तब से उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया नहीं। लेकिन ये काम उनको मन ही मन उनके मन में ये था कि मैंने इतने सारे गलत काम किए और मेरे माता पिता इन बातों से अनजान हैं, सत्य के पुजारी हैं, या कह सकते हो कि सत्य से हरिश्चंद्र से बहुत प्रभावित थे। तो बताना तो था ही पिताजी को। तो पिताजी उस समय एक बीमारी से ग्रसित थे, बेड रेस्ट पे थे। तो पिताजी को बताने की, मुँह से बताने की हिम्मत नहीं। तो उन्होंने क्या है कि चिट्ठी लिख करके कि पिताजी मेरे द्वारा ऐसे 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 विगत दिनों में ऐसे ऐसे काम किए गए और मैं क्षमा चाहता हूँ, जो भी आप मुझे सज़ा देना चाहोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, और आगे से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस प्रकार के कार्य मैं कभी करूँगा नहीं और मुझे क्षमा करें। तो पिताजी वो चिट्ठी हाथ में लेते हैं और ये सामने बैठे हुए रहते हैं। तो पिताजी क्या है, मन ही मतलब पिताजी रोने लगते हैं उनके, और वो बोलते हैं कि वो इतना रोते हैं और ये भी रोने लगते हैं साथ में, कि रोते रोते वो चिट्ठी जो उन्होंने हाथ में दी थी वो पूरी भीग जाती है। और लेकिन यहाँ से उनको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली। वो ये बताते हैं कि सत्य की ताकत को मैंने यहीं से सीखा, कि जिस प्रकार से मैंने अपने पिताजी को हिम्मत करके वो चीज़ बताई, जो सत्य मैं उनके सामने रख पाया, आज उसका परिणाम ये निकला कि उनके पिताजी का विश्वास उन पर उल्टा और बढ़ गया। वो मेरे प्रति और निडर हो गए और उनका विश्वास था उनके पे डबल हो गया, बल्कि बढ़ गया। ठीक है, तो ये ऐसी बात उसमें लिखते हैं। और अपने स्कूल के उन दिनों में इनको संस्कृत भाषा के बारे में लिखते हैं कि इनका एक कृष्णा शंकर पांडे इनका दोस्त हुआ करता था। इनको संस्कृत बहुत अजीब लगती थी, लैंग्वेज थी, इनको कभी आती नहीं थी, लेकिन कृष्णा शंकर पांड्या ने इनको संस्कृत सिखाई। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि गांधी जी को संस्कृत किसने सिखाई। तो ये क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में आया था, तब से अब जब मैंने ये जीवनी पढ़ी तो मेरा माइंड इसी क्वेश्चन पे गया। वैसे मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लेकिन जब क्वेश्चन आया था तो इसीलिए जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। तो संस्कृत उनको गांधी जी को उन्हीं ने सिखाई, उनके मित्र ने। ठीक है, उसके बाद अब पिताजी की मृत्यु के बारे में ये लिखते हैं कि पिताजी इनके बीमारी से ग्रसित थे, मैं आपको बता चुका हूँ
तो ये क्या करते हैं, पिताजी की काफ़ी सेवा किया करते थे। और जिस दिन पिताजी की मृत्यु होती है उस दिन के बारे में बताते हैं कि मेरा मन ये था कि मैं जब भी पिताजी की सेवा किया करता था तो मेरा मन शयन कक्ष की ओर रहता था, शयन कक्ष यानी कि बेडरूम की ओर रहता था। और बेडरूम की ओर इसीलिए रहता था क्योंकि कस्तूरबा के साथ ये बहुत अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट होते थे। और तो जल्दी जल्दी पैर दबा करके उनका मन वहीं करता था। तो वहाँ पे जाकर ऐसे ही जब इनकी डेथ हुई थी तो ये क्या है, पैर दबा करके अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। 2 घंटे बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो वो बहुत पछताते हैं और बहुत रोते हैं कि मैंने पिताजी की आखिरी क्षण में भी उनके साथ नहीं था। तो ये वहाँ पर बहुत इनको बोलते हैं कि मन ही मन में अपने आप को कोसता हूँ इस बात को लिखने के लिए भी। अब इसके बाद दोस्तों इनकी मैट्रिक परीक्षा पास हो जाती है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम 12th पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। बहुत से लोग गाइडेंस देने आते हैं कि आप ये पढ़ाई कर लीजिए, आप इंजीनियरिंग कीजिए, आप डॉक्टर बनिए, आप वकील बनिए, बहुत सारे कैरियर्स आप लोगों के सामने होते हैं। और या फिर किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये बहुत सी चीज़ें आप लोगों की समझ आती हैं। ऐसे ही गांधी जी का ये था कि मैट्रिक पास करते हैं। उनके पास क्या है कि उनके एक पिताजी के मित्र हुआ करते थे, माओजी दबे, जिनको पूरा परिवार जोशी जी कह करके बुलाता था। तो वो आते हैं तो वो इनको बोलते हैं कि आप जो है वकील की या बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इनको विलायत भेज दिया जाए। विलायत यानी कि विदेश भेज दिया जाए, इंग्लैंड। तो और इंग्लैंड में ज़्यादा खर्च होगा नहीं, जो भी 3 साल का खर्च होगा, 4-5 हज़ार रुपये में 3 साल का खर्च जो है विलायत में उनका होगा और इतना अपन कर सकते हैं। तो ये जो है उनके बड़े भाई और माताजी सभी लोगों के सामने ये बात बार बार रखी गई कि इनको कि आप विलायत भेजोगे तो वहाँ से जब पढ़ कर के आएगा तो आप तो जानते हैं कि कितना ठाठ बाट है वहाँ से जो पढ़ के आते हैं। उनकी फ़ीस भी 10 गुना होती है यहाँ के वकीलों से। और तो इसका फ्यूचर जो है बन जाएगा, और ऐसी बात उनको रखी गई। तो गांधी जी का भी मन होने लगता है। लेकिन गांधी जी ये बोलते हैं, गांधी जी क्या डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बोला कि अगर मुझे विलायत भेजा ही जा रहा है तो क्यों ना मैं डॉक्टर बनूं। तो उनके बड़े भाई उनको वहीं रोक देते हैं, बोल देते हैं कि हाड़ मास की चीर फाड़ वाला काम हमारे परिवार में नहीं होता है। पिताजी ने कभी ऐसा तुम्हारे लिए काम नहीं सोचा था, इसीलिए तुम वकील ही बनोगे, वकील ही तुम्हारे लिए सही है। तो अब पैसों की समस्या आती है, 5-6 हज़ार रुपये विलायत जाने के लिए अरेंज नहीं हो पाते हैं। कई जगह से व्यवस्था करते हैं लेकिन पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो अंत में पत्नी के गहने बेच देते हैं गांधी जी कस्तूरबा के, और कुछ जैसे 2-3 हज़ार रुपये अरेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाकी के पैसों का बीड़ा इनके बड़े भाई उठाते हैं। तो जैसे तैसे आनंद फानंद में इधर से उधर से व्यवस्थाएं करके ये जो है विलायत के लिए निकलते हैं। लेकिन इनकी माँ और इनके जो समाज के कुछ लोग जो होते हैं उनको ये जो है विलायत जाने वाली बात इनको जचती नहीं है। वो इसीलिए नहीं जचती क्योंकि इनको ये लगता है कि धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी विलायत जा करके। धर्म की रक्षा यानी कि ये जो हमारे धर्म में है कि मीट नहीं खाना, पराई स्त्री को न देखना, शराब का सेवन न करना, और ये सभी काम बिना जो है विदेश में जाकर के या इंग्लैंड में तो इसके बिना काम चलता ही नहीं है। क्योंकि और जो भी वहाँ से पढ़ कर के आते हैं उनकी लाइफ स्टाइल जब वो देखते हैं तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि शायद धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। तो उनकी माँ के समझ ये चिंता होती है। दूसरा वियोग की बात, वियोग यानी कि उनसे पुत्र से 3 साल तक दूर कैसे रहेंगे, क्योंकि 3 साल का उनको कोर्स करने के लिए वापस जाना था। तो ये भी बात उनको नहीं जचती है। तो जैसे तैसे वो एक जैन साधु के पास इनको ले जाती हैं और वहाँ पे जाकर के उनसे 3 प्रतिज्ञाएं जैन साधु जो है माता के समक्ष करवाते हैं। ये तीनों प्रतिज्ञा यही होती हैं कि कभी शराब का सेवन नहीं करूँगा, कभी मांस का सेवन नहीं करूँगा और कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देखूँगा। तो ये तीनों प्रतिज्ञा ले करके तब जा कर के वो लंदन के लिए रवाना होते हैं। और वहाँ से पहली बार वे बम्बई पहुँचते हैं। तो वहाँ पर ये देखते हैं कि जून जुलाई का महीना होता है। उस समय जब पहुँचते हैं तो इन बड़े भाई के साथ ये जाते हैं। तो वहाँ पर इनको खबर लिखती है कि इस समय क्या समुद्र में बहुत ज़्यादा तूफान और ऐसी स्थिति बनती है, तो इस समय इनका जाना ठीक नहीं है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इनके भाई ये बात सुन करके डर जाते हैं और अपने मित्र के यहाँ मुंबई में ही उसको एक रख देते हैं और अक्टूबर-नवंबर में जाने की बात रखी जाती है। तो वहाँ जाते हैं। तो गांधी जी को अब मुंबई में इनके दिन कटते नहीं थे, 2-3 महीने वहाँ पर निकालने हैं। इतने में
एक गांव में ये पता लगता है कि लड़का जो है विलायत जा रहा है, और विलायत जा रहा है तो ये धर्म की रक्षा नहीं करेगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और ये ऐसी बातें करते हैं। तो उसको बुलाया गया और गांधी जी को बुलाया गया, एक मीटिंग रखी गई, तो जाति से इनको बाहर कर दिया गया। इनको रोका गया कि आप नहीं जाओगे, लेकिन इन्होंने वो बात नहीं मानी। बताते हैं कि पता नहीं इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आ गई, क्योंकि ये काफ़ी डरपोक और उस टाइप के व्यक्ति थे, अपनी बात किसी को रखते नहीं थे, शर्मीले टाइप के व्यक्ति थे। तो ये लेकिन वहाँ उस दिन उन्हें हिम्मत आ गई और उन्होंने वो बात मानी नहीं, और नहीं मानी तो विलायत जाने के लिए रवाना हुआ। इनको लेकिन जाति से बाहर कर दिया गया था कि कोई भी अगर इनके साथ जाति का व्यक्ति संबंध रखेगा तो उसको भी जाति से बाहर रख दिया जाएगा, और जो भी समाज के प्रोग्राम होते हैं उनमें नहीं बुलाया जाएगा, इस टाइप से बाहर कर देना। तो लेकिन उससे इनको तो चिंता नहीं हुई, लेकिन इनको डर ये था कि कहीं भाई और मेरे परिवार पे इसका प्रभाव ना पड़े। तो चूँकि उसका प्रभाव कुछ देखने को नहीं मिला, भैया को भी इनके को ज़्यादा चिंता नहीं हुई, उनको जाने दिया। तो बम्बई यानी कि 1888 में 1888 में ये मुंबई पोर्ट से जो है अब वहाँ के बम्बई के लिए मुंबई पोर्ट से ये लंदन के लिए रवाना होते हैं। तो अब उस जहाज़ में जो है सभी अंग्रेज थे। एक मजूमदार थे जो कि जूनागढ़ के वकील थे, ये भी उस जहाज़ में जा रहे होते हैं, और उनसे मित्रता, उनके जो गांधी जी के जो दोस्त होते हैं मजूमदार को जानते हैं, तो वो उनका परिचय करा देते हैं कि आप इनका थोड़ा सा समझाते रहिएगा, पहली बार विलायत जा रहे हैं और इस टाइप से। तो वो उनको थोड़ा सा सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ जो जा रहे हैं आप, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो जहाज़ में अब एक दिन में तो पहुंचते नहीं है, काफ़ी समय लगता है। तो अब ये घर से जो पाथे का मतलब जो खाने योग्य पदार्थ जो होता है वो रख करके ले गए थे, क्योंकि जहाज़ में वही एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी थी इनको, मीट और इस टाइप का जो कल्चर की सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करनी थी। तो ये जो है शिप के डेक पर ही नहीं आते थे खाने के लिए। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वहाँ पर इन सभी चीज़ों का सेवन चल रहा होता है, और एक इनको शाकाहारी भोजन चाहिए। तो वो बस इनको जो अपने कमरे में जा कर के ये खाते थे हमेशा। तो और ना ज़्यादा किसी से बात करते, अंग्रेजी का ज्ञान होता नहीं है। तो क्योंकि सभी लोगों से बात करना, इंग्लिश आना चाहिए, तो उस समय टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश है उससे अपना काम चलाया करते थे। और आखिरकार और ये बताते हैं, एक प्रसंग और बताते हैं कि ये क्या है कि समुद्र के पानी से अब नहा लेते हैं, क्योंकि पानी बहुत क्षारीय होता है। तो नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं, क्योंकि उसमें अपनी बहुत ही वो समझते हैं, इंटेलिजेंसी समझते हैं कि ये लोग इससे नहाते हैं, मैं साबुन से नहाऊंगा तो थोड़ा अपने आप को और ऊपर समझने लगे। वो नहाते हैं तो उनसे उनका जो बॉडी थी उनमें पूरी तरीके से खुजली होने लगती है, और बताते हैं दांत वाद और ये बहुत सारी समस्याएं इनकी बॉडी में वहाँ पे हो जाती हैं। तो खैर ये फिर विलायत पहुँचते हैं, लंदन पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जाकर के एक होटल लेते हैं और रुकते हैं, मौजूददार भी साथ में होते हैं। तो एक डॉक्टर मेहता होते हैं जिनके नाम का सिफारिशी पत्र लेकर के जो माओजी, तभी मैंने आपको बताया था इनके फैमिली के जो सदस्य जिन्होंने इनको प्रेरित किया था विलायत जाने के लिए, उन्होंने सिफारिशी पत्र इनके नाम का दिया था कि आप जाकर के इनको दे देना, तो ये आपकी मदद करेंगे, आपको थोड़ा कल्चर समझा देंगे, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। तो वो वहीं से थोड़ा सा इनकी मदद करने लग जाते हैं, और एक परिवार में अपने मित्र के यहाँ उनको रख देते हैं। तो वहाँ पर जब वो रहने लगते हैं तो बस उनके साथ वही समस्या बताते हैं कि चपाती लेना, तो एक तो फीका खाना, अपने यहाँ थोड़ा सा स्पाइसी भोजन किया जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या था, मसालेदार, अपने यहाँ मसालेदार थोड़ा ज़्यादा खाना खाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कम नमक और मिर्ची का खाना खाते थे, तो उनका पेट भरता नहीं था। बताते हैं कि दिन में तो कभी मैंने पेट भर के खाना खा ही नहीं पाया, रात को मैं थोड़ा बहुत जितना भी था खा लिया करता था, लेकिन कभी मैंने पेट भर के खाना खा ही नहीं पाया। तो उनको एक रेस्टोरेंट वहाँ पर जाकर के मिलता है, एक वेज भोजनालय मिलता है शाकाहारी, काफ़ी दिनों के बाद। तो पहली बार उन्होंने वहाँ पर पेट भर के खाना खाया, और वो फिर इनके दोस्त या जो भी जिस भी कुटुंब में ये रहते थे, पीजी के तौर पर रहते थे, जिस भी परिवार में, सब लोगों को इनकी बहुत चिंता होती थी कि हम इनके लिए करें तो करें क्या, ये कुछ खाते हैं नहीं, क्योंकि उनका बनाया हुआ खाना इनको पसंद आता ही नहीं था। ये हालत इनकी हो गई थी, और काफ़ी पैदल जाते थे। पैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 हज़ार रुपये में 3 साल का खर्च चलाना होता था,
तो काफ़ी पैसे खर्च ना हो इसीलिए काफ़ी मीलों पैदल चला करते थे। तो ये लिखते हैं कि ये पैदल चलने से मुझे कभी याद नहीं है कि मैं कभी बीमार भी पड़ा हूँ, मतलब लंदन में रहा तो कभी मुझे स्मरण नहीं है इस चीज़ का कि मैं कभी बीमार हुआ हूँ। और वहाँ पे ऐसा जो है चलता रहता है। फिर उनकी एक खाने की पसंद तो मैंने आपको बताई थी, शाकाहारी भोजन ना मिलना। उसके बाद अब पोशाक की भी प्रॉब्लम, सिंपल वही पतलून और वो पहन करके ये जाते थे, तो अपने आप को थोड़ा शर्म के मारे अपने आप में दबा हुआ और वो ऐसा महसूस करते थे फिलहाल। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना बदला जाए, तो ये फिर इन्होंने जो है वो गोल वाली कैप और टाई लगा करके और ये थोड़ा ऐसे रहने लगे। इन्होंने डांस भी सीखा, डांस सीखा मैं आपको बता दूं। तो फिर ये सीखने के बाद थोड़ा कल्चर में वो ढले, लेकिन इन्होंने सागा कभी भी मांस को हाथ नहीं लगाया। और इतना इनको प्रेरित किया गया, इतनी समस्याएं उनके जीवन में आई, तो लेकिन कभी भी उन्होंने इन चीज़ को हाथ नहीं लगाया, बल्कि इनका जो निश्चय था वो और दृढ़ होता जाता था। इनकी माँ की प्रतिज्ञा इन्होंने जो है सब लोगों के समक्ष बताई, तो उनको यही बोला जाता था कि मूर्ख की तरह आप कहीं भी जा कर के किसी भी देश के बारे में कुछ जानते नहीं हो और प्रतिज्ञा लेकर के चल दिए, ये समस्याएं ऐसी जो है क्या है। तो इस प्रकार से इनको बहुत समस्याओं का सामना वहाँ पर करना पड़ा। लेकिन अंत में बैरिस्ट्री की पढ़ाई ये ख़त्म करते हैं 3 साल में, और शाकाहार एक अन्नाहारी मंडल एक कमीशन वहाँ पर बनाते हैं जिस मोहल्ले में वो रहते हैं। तो कमीशन का निर्माण करते हैं, तो बोलते हैं कि सभाओं से या सभाओं को कैसे डील किया जाता है, ये कमेटी कैसे चलती है, वहाँ से उनको ये अनुभव प्राप्त हुआ। और बैरिस्टर तो बनते हैं, बोलते हैं कानून की पढ़ाई तो मैंने पढ़ ली थी, लेकिन वकालत करना उनको आई नहीं थी। 3 साल हो गए थे डिग्री करने के बाद, अब इंडिया आते हैं। तो बताते हैं कि पिता बड़े भाई की और मेरे पूरे परिवार की उम्मीद है मुझसे बहुत थी कि अब लड़का बाहर से आ रहे हैं तो काफ़ी कमाएगा और अब तो पैसों की समस्या ही दूर हो जाएगी। लेकिन ये बताते हैं कि मैंने तो वहाँ पर जाकर के कुछ ज़्यादा कुछ सीख ही नहीं पाया था। डिग्री ज़रूर ले ली थी, लेकिन वकालत करना मुझे आता नहीं था। दूसरा इंडिया में, तो इंडिया का ना इनको हिस्ट्री का पता था, ना इनको भारतीय संविधान का पता था। तो ऐसा था कि कुछ भी इनको पता आता नहीं था, तो यहाँ के केसेस लेना और ये सब कुछ। तो जैसे तैसे इनके बड़े भाई ने एक केस इनको दिलवाया। पहली बार कोर्ट में एंट्री होती है, कुछ ज़मीन वमीन का केस था, कोर्ट छोटा सा। तो एक इनको जो है कोर्ट में इनकी एंट्री होती है, तो ये बोलते हैं कि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैर कांपने लगे और ये कोर्ट में बैठ गए। तो जज हंसने लगते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हेजिटेशन और ना बोलने का कभी कुछ रहता ही नहीं था, इतना ज़्यादा हेजिटेशन था। जज हंसने लगता है, विपक्षी वकील प्रतिद्वंदी जो होता है वकील, वो तो हंसेगा ही। और तो इनको जो पैसे दिए जाते हैं वो इनसे वापस ले लेते हैं और आप जाते हैं। तो उस समय ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं ठीक ठाक वकील नहीं हो जाऊंगा, जब तक मुझे बहुत अच्छे से बोलना नहीं आएगा, तब तक मैं वकालत नहीं करूँगा। फिर ये मुंबई में जाकर के रहने लगते हैं। मैंने ये जो अभी आपको केस बताया वो मुंबई का ही था, क्योंकि ये जब राजकोट आते हैं तो राजकोट में इनका ऐसा कुछ चलता नहीं है कुछ भी। तो जो बोलते हैं कि प्रैक्टिस के लिए आप कोर्ट पर जा कर के रह सकते हैं, तो मतलब मुंबई में जा कर के रह सकते हैं। तो फिर वो मुंबई चले गए थे। फिर मुंबई में ये केस इनको मिलता है जो मैंने आपको अभी बताया। फिर वहाँ पर किराए से रहते थे, 6 महीने तक रहे, ज़्यादा कुछ था नहीं। उनका एक बोरिंग रूटीन हो गया था, वहाँ पर जा कर के वो सोते थे कोर्ट में, और अपने और भी वकीलों को सोता हुआ देखते थे। तो हिम्मत बनी रहती थी कि चलो ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं। और ये इसको कल्चर मानते थे। बताते हैं कि ये कोर्ट में अब जाओगे तो ऐसा कल्चर आपको देखने को मिलेगा। फिर वहाँ से जब कुछ काम होता नहीं है तो फिर से राजकोट आने की बात होती है। और लेकिन ये क्या है कि अर्जी लिखना, अच्छा अर्जी जो अदालत में अर्जी दी जाती है, ये राइटिंग इनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी थी। राइटिंग तो इनकी बहुत ख़राब थी, राइटिंग इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो राइटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी थी। ये थोड़ा सा अर्जी लिखना अच्छे से सीख गए थे, उसके पैसे इनको धीरे धीरे मिलने लगे। तो इनका 300 रुपये महीने का काम ये करीब चला और ठीक ठाक चल निकला। लेकिन 300 रुपये महीने ही ज़्यादा कुछ उस समय इतनी वैल्यू नहीं होती थी, घर का खर्च ही कुछ चल पाता था। बड़े भाई भी चिंतित रहते थे कि जो है इतना पैसा खर्च करने के बाद उपहार से पढ़ कर के आया सब कुछ है, लेकिन कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाते हैं।
और इनको एक केस और है कि केस मिलने के लिए क्या होता था दोस्तों कि जो ब्रोकर होते हैं दलाल को पैसे कमीशन देना पड़ता था। केस की जो फीस थी तो गांधी जी ये कमीशन देते नहीं थे। बोलते हैं कि मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जो भी मैं अपने मेहनत से कमाऊंगा वो पैसा ब्रोकर को क्यों दूँ, अगर मुझे केस मिलना होगा तो मिल जाएगा। तो वो जो है दलाल को पैसे नहीं देते थे। अब भारत वापसी कभी होती है वो मैं 1888 यानी कि 1888 में तो वो लंदन जाते हैं। वहाँ से 3 साल के बाद यानी से 1891 में वो इंडिया आते हैं। तो 2 साल तक इसी प्रकार से कुछ मुंबई में, कुछ राजकोट में, कुछ पोरबंदर में ऐसे रहते हैं 2 साल तक। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में क्या गुजरात के एक व्यापारी थे शेख अब्दुल्ला। तो वो दक्षिण अफ्रीका में उनकी एक फर्म थी, उसका कुछ केस था 40,000 यूरोस का कुछ केस वहाँ पर चल रहा था। यूरोस का या शायद पौंड का, 40,000 पौंड का कुछ केस था और बहुत सारे वकील उस केस में लगे हुए थे। तो एक चिट्ठी आती है इनके बड़े भाई के नाम कि आपका छोटा भाई वकील है और आप उसको अफ्रीका भेज दीजिए, हमें उसकी आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारा जो मुकदमा है वो वकीलों को अच्छे से समझा पाएगा। क्योंकि एक तो ये लंदन में रह करके इन्होंने जिस परिवार में वो रहे थे तो अच्छी इनकी इंग्लिश हो गई थी, एक तो भाषाओं का ज्ञान भी उन्होंने वहाँ पर ले लिया था। तो उनको जो अच्छे से हमारा मुकदमा ये समझा पाएंगे। तो आप इनको आप इनको दक्षिण अफ्रीका भेज दीजिए और दूसरे देश में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इस प्रकार से। तो गांधी जी ने भी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं। अब उस समय वो 23 साल के होते हैं और स्वयं गांधी जी को भी ये पता नहीं होता है कि 23 साल के गांधी को ये उस समय पता नहीं होता है कि आने वाले 21 साल वो साउथ अफ्रीका में निकालेंगे। अब जहाज़ से नेटाल वो पहुंचते हैं। अब साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं और साउथ अफ्रीका में आने वाले 21 साल किस प्रकार से निकालते हैं, क्या होता है, इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। काफ़ी अच्छा मैं उसको अच्छी समरी तैयार करने वाला हूँ और वो वीडियो भी काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा दोस्तों। क्योंकि अभी तक महात्मा गांधी महात्मा नहीं बने हैं, केवल गांधी हैं, सिंपल एक 23 साल का लड़का है। अब गांधी जी जब अफ्रीका में जाते हैं तो बहुत सारे जो है सत्याग्रह और रेवोल्यूशन और ऐसे काम वहाँ पर करते हैं। एक तो हिंदुस्तानियों के लिए तो उनकी गूंज जो है भारत तक कूदने लगती है, भारत तक उनका सम्मान होता है। तो अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।